एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये हम लोग का घटना चक्र का थर्ड सेट रहेगा। ये यूपी असिस्टेंट टीचर प्रिपरेशन जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है इसके लिए है, और इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ थी और अभी कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था। तो अब आगे होगा, तो हमें अच्छा खासा टाइम मिल गया है। तो ये आज हमारा थर्ड सेट है। इसमें हम क्या करा रहे हैं, घटना चक्र का प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं, कंपल्सरी यानी कि पेपर 1। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी। देखिए स्टार्टिंग में हम हमेशा बताते हैं और इसमें भी बताएंगे कि ये बाइलिंगुअल है। इसमें जो टर्म्स काफ़ी सारे हिंदी के जो सॉलिड हिंदी के रहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में नहीं आ सकते हैं, तो थोड़ा सा हम वर्ड्स को इंग्लिश में भी बोलेंगे ताकि ये दोनों मीडियम के लोग देख सकें। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ट्रस्टीशिप जो थी, देखिए ये महात्मा गांधी ने इसकी पूरा बताया था, प्रिंसिपल उनका था। और इसमें इन्होंने क्या कहा था, एक बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं वो किस तरह से किस किस मीडियम के थ्रू कैसे कैसे गरीबों की और जिनको ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरा एक फ़िलॉसफी दी, इसको एक फ़िलॉसफी कहेंगे। तो फ़िलॉसफी किसने दी थी, ये महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस और एटमॉस्फेरिक लेयर्स, इन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसमें भी इन्होंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी रखा है, और अगर हम प्रीवियस टीचिंग के पेपर्स देखें तो उसमें भी काफ़ी पूछा गया है, जो कि हमने अपनी सीरीज़ में यूपी असिस्टेंट की सारे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए इसमें कहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो देखिए मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ग्रीन हाउसेस जो गैसेस होती हैं, इनका काम क्या होता है, इससे जितनी भी रेडिएशन, जितनी भी हीट आ रही होती है उसको पास करता है अर्थ तक। ठीक है, और अर्थ से जब वापस एमिट होती है ऊपर टुवर्ड सन, तो उसको वहाँ पर क्या करता है, रोकता है, ट्रैप करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो गर्म बना रहता है थोड़ा सा, जो कि बहुत ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी पर्पज़ से। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और अगर पूछा जाए कि ये पॉजिटिव नेचर निगेटिव, तो ये बताइएगा कि ये पॉजिटिव नेचर की अच्छी होती है। लेकिन एक्सेस किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। तो क्या होता है कि इन गैसेस की बहुत सारी जो यहाँ पर प्लांट हैं, बहुत सारे जो जितने भी ट्रैफिक हैं, व्हीकल्स, इन सब से इतनी ज़्यादा गैसेस निकलती हैं, ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, जिनसे इनका अमाउंट बहुत बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेशली। तो क्या होता है कि जब इनका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये उतना ज़्यादा अपने ट्रैप करेंगी। जो भी अर्थ से रेडिएशन वापस जाएगा शाम के टाइम, जब भी सन डूबता है, तो उसके बाद अर्थ से जितनी भी रेडिएशन हीट होती है वो वापस जाती है। तो वो क्या होती है, उसे ये अब्जॉर्व करके यहीं पे रहने देती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग सुन ही रहे होंगे, आए दिन ग्लेशियर जो होते हैं वो मुस्तकिल जो हैं वो पिघल रहे हैं, और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्यों हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्रीन हाउसेस गैस क्या होता है कि ये क्या करती हैं, ये एक यहाँ पर हीट एनवायरनमेंट बनाती हैं, लेकिन इनकी एक्सेस इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो गई। तो हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये क्या है, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर ये हमें हाइड्रोजन मिलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन मिलती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ये सब गैसेस जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। देखिए ओजोन जो लेयर है वो कहाँ मिलती है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है यानी कि क्षोभ मंडल आता है फर्स्ट नंबर पे। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे आता है कौन सा, मीसोस्फेयर। थर्ड नंबर पे मीसोस्फेयर आएगा। फिर फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, थर्मोस्फेयर आएगा। ठीक है, थर्मोस्फेयर फोर्थ नंबर पे आएगा। और वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फेयर ये फिफ्थ नंबर पे आती है। 5 लेयर से होंगी, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो देखिए ये इनका सीक्वेंस रहता है, नीचे से ऊपर के साइड ये हमने सीक्वेंस बताया है। और अगर हम बात करते हैं ओजोन लेयर की, तो ये कहाँ मिलती है हमें, स्ट्रेटोस्फेयर में यानी कि समताप मंडल में मिलती है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करें ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ठंडी कौन सी लेयर होती है सबसे ज़्यादा, तो देखिए माइनस काफ़ी ज़्यादा माइनस हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर, किसमें, मेसोस्फेयर में। तो सबसे ज़्यादा कोल्ड कौन सी लेयर होती है, मेसोस्फेयर होती है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी होती है, एक्सोस्फेयर होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। देखिए रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो होती है विटामिन के की कमी से, ठीक है। इसमें ज़रूरी होता है विटामिन, अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड जैसे भी कहीं पे कट फट जाता है तो ब्लड रुकता नहीं, मतलब क्लॉट नहीं बनता है, क्या वहाँ पर क्या होता है कि हीट और थ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है, उन सब की मदद से वो क्या होता है कि फ़ौरन वो उसका क्लॉट बन जाता है, तो वो फर्दर वो और ज़्यादा ब्लड बह नहीं पाता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो इन सब चीज़ों का कम हो जाता है इफ़ेक्ट, और ये क्या होता है, ये ब्लड फ्लो में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर कहीं भी कटता है तो वो ब्लड फ्लो होता रहता है, तो ये दिक्कत होती है। तो ये विटामिन के होता है जिसका नाम होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ये नाम भी पूछा जा सकता है, फाइलोक्विनोन कहते हैं इसे, फाइलोक्विनोन। और विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी हो जाता है, सुना होगा, और मसूड़ से खून आता है, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, इसमें मसल्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, वीकनेस होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसका नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल नाम होता है। देखिए विटामिन्स पे एक बहुत ही डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन हाँ काम की सारी जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस आते हैं उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, तो वो ऊपर आई बटन में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। टोकोफेरॉल इसका नाम होता है ई का, और विटामिन डी का क्या नाम होता है, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सिफेरॉल, ठीक है। देखिए विटामिन डी से याद आता है कैल्शियम, याद आ जाता है, कैल्शियम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हड्डियों में दर्द वर्द ये हो तो कैल्शियम खाना चाहिए, तो कैल्शियम उसी से बना है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से बच्चों में, चाइल्ड में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, चाइल्ड में रिकेट्स हो जाता है, और एडल्ट्स में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है, जो घुटने उठने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द पेन ये सब चीज़ें दिक्कत होती है। तो एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, चाइल्ड में रिकेट्स हो जाता है, हड्डियाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ये सब चीज़ें देखा होगा फिगर बचपन में। तो ये वाली चीज़ें सब विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। देखिए इस पर एक हम सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी अब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये क्योंकि देखिए रेडिएशन ये सब चीज़ें जो है ये कैंसर वैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये अब आ रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, तो इसलिए ये इनसे क्वेश्चन भी बनना इम्पॉर्टेंट है। तो इस देखिए सबसे पहले इसमें रेडियो फॉस्फोरस है, तो अगर हम इसकी लाइन से चलते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड की जितनी डिजीज़ेस होती हैं, जैसे ब्लड डिसऑर्डर होता है या फिर स्किन डिजीज़ेस होती हैं, ठीक है, स्किन डिजीज़ेस होती हैं तो उसमें रेडियो फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्किन डिजीज़ेस में ये रेडियो फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है। अगर हम रेडियो आयोडीन की बात करें तो ये क्या होता है, आयोडीन सुना होगा, थायराइड की कमी इसी से होती है, मतलब थायराइड की जो बीमारी होती है आयोडीन की कमी से हो जाती है, तो हाइपर हाइपो दोनों होता है थायराइडिज्म, ठीक है। तो रेडियो आयोडीन जो होता है ये थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए होता है, और प्लस ये होता है ब्रेन ट्यूमर के लिए, ठीक है, पता लगाने के लिए, ब्रेन ट्यूमर को पता लगाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, रेडियो आयोडीन यूज़ किया जाता है, ब्रेन ट्यूमर प्लस थायराइड, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियो आयरन, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियो आयरन जो होता है, एनीमिया सुना होगा कि एनीमिया जिनमें प्रॉब्लम होती है, यानी कि खून की कमी जिसे कहते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, सब चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है आयरन की वो कैप्सूल्स या फिर उसके सिरप दिए जाते हैं, तो रेडियो आयरन जो है इससे रिलेटेड है एनीमिया की डायग्नोस करने के लिए। और रेडियो सोडियम जो होता है ये ब्लड में जो होता है उसके फ्लो को डिटेक्ट करता है, ठीक है, ब्लड फ्लो को डिटेक्ट करता है, ठीक है। इसको चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार फिर से, रेडियो फॉस्फोरस जो होता है ये किस ब्लड डिसऑर्डर के लिए होता है, दूसरा स्किन डिजीजेस के लिए होता है। रेडियो आयोडीन थायराइड ग्लैंड उसके ट्रीटमेंट के लिए होता है, और ब्रेन ट्यूमर के लिए होता है। आयरन की बात करें तो एनीमिया डिटेक्ट करने के लिए होता है। रेडियो सोडियम जो है ये किसके लिए, ब्लड फ्लो को
डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, कि वहीं बीच में कहीं क्लॉट तो नहीं है जिस वजह से ब्लड रुक रहा हो, ये सब चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए रेडियो और सोडियम यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा एसिड होता है। देखिए एसिड पूछे जाते हैं, तो खट्टे दूध की अगर हम बात करें, देखिए जो मिल्क वाले प्रोडक्ट होते हैं खट्टे होते हैं, इनमें लैक्टिक एसिड, हमेशा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक से रिलेटेड बात आएगी। उसके बाद एसिटिक एसिड की हम बात करें तो हमने सुना होगा सिरका जो होता है, विनेगर, इसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। और ब्यूटायरिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमें उस टाइप के फैटी प्रोडक्ट्स में मिलता है देखने को, जो फैट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें मिलता है ब्यूटायरिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड की हम बात करें तो ये हमें ग्रेप्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, अंगूर, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। और अगर हम बात करें एक और होता है जो काफ़ी पूछा जाता है, एक और होता है देखिए ऑक्सैलिक एसिड बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड वो किस में होता है, वो टोमेटो वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। टोमेटो में जो होता है वो कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। तो विनेगर एसिटिक एसिड होता है, फैटी ये सब फैट्स में कौन सा ब्यूटारिक एसिड होता है, खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक होता है, और ग्रेप्स में टार्ट्रिक होता है, और ये ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये थोड़ा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन परजीवी पादप है। देखिए परजीवी है, परजीवी नहीं है। एक होता है परजीवी, वो होता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, जो खुद फूड नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उनको पैरासाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पर परजीवी है यानी कि ट्रांसजेनिक, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। इनके जीन्स में क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज करके ये किसके थ्रू बनाया जाता है प्लांट्स, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, ऑब्वियसली जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये सब इस टाइप से चीज़ें बनाई जाती हैं, थोड़ा चेंज करके उनके सीक्वेंस डीएनए कोडिंग इन सबको चेंज करके। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं। और कौन सा बनाया गया है, गोल्डन राइस, तो इसे याद रखिएगा। गोल्डन राइस से काफ़ी क्वेश्चन, पिछले सेट में भी क्वेश्चन था, इसमें विटामिन ए जो है वो भरपूर अमाउंट में मिलता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। गोल्डन राइस ये परजीवी पादप है यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो ये किस स्टेट की है। तो देखिए भाखड़ा नांगल अगर हम बात करें इस तरह से होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब बनाया ये मैप। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले पंजाब पड़ता है, फिर इसके यहाँ पर पास में हरियाणा पड़ता है, और ये पूरा एरिया राजस्थान आता है। तो ये तीन स्टेट बहुत पास पास होती हैं। यहीं पर ये सतलज रिवर पे ये दो बांध, इसमें दो डैम बने हुए हैं सतलज रिवर पे, जो कि भाखड़ा और नांगल अलग अलग है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सतलज रिवर एक, तो याद रखिएगा दूसरा कि ये कौन कौन से स्टेट, ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक कंबाइंड परियोजना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है। देखिए नकदी फसल कौन सी कहलाती है, नकदी फसल वो फसल होती हैं देखिए सुनने से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि जिनसे हमें क्या मिलेगा, नकद मिलेगा, कैश मिलेगा। तो ऑब्वियसली क्या होता है, जो एक्सपोर्ट के लिए होती हैं, यानी कि जो निर्यात के लिए होती हैं, उन फसलों को क्या करते हैं, उन्हें सीधा का सीधा क्या होता है, कटाई करके उनकी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो उन फसलों को नकदी फसल कहते हैं। अब इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, तो देखिए तंबाकू है, कपास है, रबर है, सोयाबीन नहीं है, ठीक है। और सोयाबीन कहाँ की नकदी फसल है, यानी कि एक्सपोर्ट कौन सा कंट्री करती है, अमेरिका सोयाबीन की एक नकदी फसल है, ठीक है। और यहाँ पर तंबाकू, कपास, रबर ये सब हैं, ठीक है। जितने भी ऑयल वाली होती हैं, अलसी वगैरह होती हैं, सरसों हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, या फिर फाइबरस जो होती हैं, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, ये सब जो होती हैं, ये सब यहाँ के क्या हैं, एक्सपोर्ट वाली फसलें हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ इंडिया के, चौधरी चरण सिंह, इन्होंने लिखी है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में निहित है, यानी कि डीपीएसपी की बात ये कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, कौन सा उसमें निहित है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों
के हितों का संरक्षण और पुरुष स्त्रियों दोनों का समान काम के लिए देखिए ये ऑब्वियसली ये वाला है बिल्कुल सही, पुरुष स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। तो ये डीपीएसपी में आता है ये वाला, और ये सब फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, प्रारंभिक, ठीक है, ये 21 में आता है। तो ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट्स के हैं, और ये जो है ये डीपीएसपी का है, इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो देखिए पार्ट 4 में आता है, ठीक है, पार्ट 4 में आता है, कहाँ से कहाँ तक है, 36 टू आर्टिकल 51, मोटा मोटा इतना तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे डीपीएसपी पे, सारे याद कर लीजिएगा। तो देखिए पार्ट 4 और आर्टिकल की बात करें तो 36 टू 51 डीपीएसपी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, केशवानंद भारती का संबंध है। देखिए कोई भी केस होता है वो किसी स्टेट में, मतलब हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय की बात की, ऑब्वियसली किसी स्टेट के वहाँ पर होगी जजमेंट। तो किस स्टेट के साथ ये वाला केस हुआ था, तो ये केरला हुआ था, यानी कि केशवानंद भारती केस वर्सेस लिखते हैं वर्सेस केरला स्टेट, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी ये वाली हुई थी बैठक, और इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो यहाँ की जो जजमेंट दिया था वो ये दिया था कि ठीक है, अमेंडमेंट की इसमें बात की गई थी, अमेंडमेंट की बात की गई थी, उसमें ये हुआ था कि ठीक है पार्लियामेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जो हमारा अमेंडमेंट आर्टिकल है यानी कि 368, उस पे को ये ध्यान रखना है कि वो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं करना है कि वो जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करे, उसको हटाए या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ करे। तो ये इसने जजमेंट अपना फैसला सुनाया था, ठीक है। तो बस इतना अभी ध्यान रखिए मोटा मोटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। तो देखिए इसमें कई सारी डेट हैं, तो बहुत ईजी है इसको याद रखना, तो इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले एक प्लान आया था, माउंट बैटन प्लान आया था, ठीक है। ये कब आया था, ये आया था 3 जून को आया था, 3 जून 1947, ठीक है। ये माउंट बैटन प्लान आया था। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि इसको ब्रिटिश संसद में यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें लाया गया, उसमें इंट्रोड्यूस कब कराया गया, तो उसकी डेट ध्यान रखिएगा, कैसे 4 एक आगे, 4 मंथ भी एक आगे कर दिए, 4 जुलाई, ठीक है। 4 जुलाई 1947 में ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया, प्रस्तुत कराया गया, ठीक है। उसके बाद ये पारित कब हुआ यानी कि पास कब हुआ, ये हुआ 18 जुलाई में, ठीक है। तो डेट याद रखना मुश्किल नहीं है, इसे भी ध्यान रखिएगा, जब ये पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 18 जुलाई में ये पारित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर मंथ वाइज दिया गया है तो हमारा जुलाई जो है वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। जुलाई 1947 में ये पारित हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति, देखिए किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि राज्यसभा भंग की ही नहीं जा सकती है, ठीक है। इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। राज्यसभा क्या है, एक अपर हाउस है, ठीक है। राज्यसभा क्या है, एक अपर हाउस है, और ये परमानेंट बॉडी है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आता है। ये परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। कैसे ख़त्म नहीं होती, क्या होता है कि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनका 1/3 जो है हर 2 ईयर्स पे रिटायर किया जाता है, ठीक है। हर 2 ईयर्स पे 1/3 जो होती है सीट खाली हो जाती हैं, उस पर नए आते हैं। तो ऑब्वियसली हर 2 साल पे जो जो होता जाता है वो बाहर रिटायर हो जाता है और दूसरे अपॉइंट होते जाते हैं। तो ये कभी भी भंग नहीं होती है, किसी के भी थ्रू नहीं होती, तो ये हमेशा चलती रहती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परमानेंट बॉडी यानी कि स्थायी सदन कहा जाता है। और उच्च क्या कहेंगे हिंदी में से देख लीजिएगा, अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित। देखिए पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीचिंग एग्ज़ाम देखते हुए। तो इसमें इसके स्टेटमेंट है, कुछ देखते हैं। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है। 73rd अमेंडमेंट 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ,
ये सही नहीं है, अभी बताते हैं क्यों। ये एक 3 यानी कि 3 टायर सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G इसके महत्व को बढ़ाता है, ठीक है, तो 243G बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि ये क्यों नहीं सही है। जो ये इन्होंने ये 73rd अमेंडमेंट बिल्कुल सही दिया, 1993 बिल्कुल सही दिया, यहाँ पे डेट इन्होंने गलत कर दी, 15 अगस्त नहीं बल्कि क्या है 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल याद रखिएगा, ये यहाँ से इफ़ेक्ट में आया यानी कि लागू हुआ, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हुआ और ये एक 3 टायर सिस्टम है, सबको पता है। और ये किस आर्टिकल में 243 जो जी है इसका है, ये इसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है और ये क्या है कि भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है, ठीक। तो पंचायती सिस्टम पे एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जब ये सेट पूरे ख़त्म हो जाएंगे। पंचायती राज के शेड्यूल की बात करें तो ये कौन से शेड्यूल में आता है, ये 11 शेड्यूल में आता है, ठीक है, इतना काफ़ी है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है, फर्स्ट जो एटॉमिक रिएक्टर है इंडिया का फर्स्ट, उसका नाम था अप्सरा। यहाँ पे था ये मुंबई में, ट्रॉम्बे सुना होगा, ट्रॉम्बे एक जगह है, ट्रॉम्बे, ये वहाँ पे जो है पूरा यहाँ पर बना हुआ है अप्सरा एटॉमिक रिएक्टर, ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट है। और ये कब बना था, ये 1956 में बना था। ईयर भी याद रहे तो अच्छी बात है, सुनते चलिए, कभी स्ट्राइक कर सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं, स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं, तो कौन करता है, सेबी करता है। सेबी की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। इसके चेयरमैन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी, ठीक है, अजय त्यागी। तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये सेबी, सेबी इसको कंट्रोल करता है शेयर मार्केट को, जिसमें क्या होता है कि इस कोई भी कंपनी बिना इसकी क्या कहेंगे परमिशन के कोई अपना आईपीओ जो होता है वो नहीं स्टार्ट कर सकती। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब एक इनका अलग अलग वो होता है कि इतने पे वो काम करेंगी, इतना इन्वेस्टमेंट है मिनिमम। तो ये जो होता है हर कंपनी का अलग अलग होता है। आईपीओ से कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो बिना जब तक ये हानि करेगा तब तक कोई भी कंपनी अपना आईपीओ जारी नहीं करेगी पब्लिकली, ठीक है। तो ये क्या है, सेबी इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, दलाल स्ट्रीट स्थित है। देखिए दलाल स्ट्रीट जो है ये मुंबई में है और ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, BSE है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट से 2 क्वेश्चन है इसमें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर है इसलिए ये पूछा गया। दलाल स्ट्रीट ये कहाँ है, मुंबई में है ऑब्वियसली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर है, ये आगरा में, ठीक है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आगरा में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान। देखिए ये जो होते हैं इंस्टीट्यूट डायमंड और ये वो तुम्हें तो गेहूं का और ये दलहन, पिछले उसमें दलहन यानी कि दालों वाला पूछा गया जो कानपुर में जिसका है रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये भारतीय हीरा संस्थान ये कहाँ है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये सूरत में है और ये कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, गुजरात सूरत में है भारतीय हीरा संस्थान, सूरत में। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। देखिए जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ये मिनिमम रहा किस में, देखिए इन सब में 20s में रहा। 1961 71 की बात करें तो इनमें भी 20s में था, इसमें भी 20s में था। ये 2001 और 11 में जो था इसमें 70s में आ गया था, ठीक है। और क्या था इसका रेट, इसका था 17.64%, ठीक है। तो इससे बस ध्यान रखिए 17.64% थी रेट की, ग्रोथ रेट की, बाकी सब में 20s में था, तो मिनिमम इसी में रही। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम रही है 1961 और 1971 के बीच। इसमें कब क्या थी, इसमें थी 24.8% थी, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम याद रखिए, मैक्सिमम कब थी 1961-71 के बीच और 11 के बीच 17.64 थी। उसके बाद है वर्ष 2011 की जनगणना के साथ भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत यानी कि अर्बन स्टेट, अर्बनाइजेशन जिसे कहते हैं नगरीकृत को राज्य है, कौन सा है, ये है गोवा, ठीक है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है गोवा। इसके देखिए 5 सीक्वेंस याद रखना चाहिए जो पूछा जा सकता है। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो गोवा,
गोवा के बाद आता है आपका मिज़ोरम, ठीक है। उसके बाद आता है तमिलनाडु, फिर आता है केरला और फिर आता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये कुछ सीक्वेंस है, कहाँ गया, ये कुछ सीक्वेंस है, ठीक है। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें स्टेट वाइज तो सबसे ज़्यादा गोवा आता है, फिर मिज़ोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरला और फिर महाराष्ट्र। तो ये सीक्वेंसेस से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी स्थित है, तो पूछा गया है किसके बीच में स्थित है, तो यानी कि सीक्वेंस की बात की गई। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सन है, एक बार देख लेते हैं। सन के पास सबसे पहले कौन है, मरकरी है, उसके बाद कौन है, वेनस है, थर्ड नंबर पे अर्थ है हमारी, ठीक है। थर्ड नंबर पे अर्थ है MVE। उसके बाद फिर M आएगा यानी कि मार्स है, जिस पे हम लोग क्या रिसर्च करते रहते हैं। उसके बाद फिर ये तो आ जाएंगे हमारे सॉलिड, फिर आ जाएंगे गैशियस प्लैनेट्स, ठीक है। यानी कि सबसे बिगेस्ट प्लैनेट्स जो है वो है जुपिटर, जे सन, ऐसे याद रखेंगे। फिर आएगा सैटर्न, फिर आएगा यूरेनस और फिर आएगा नेपच्यून। अगर ये सीक्वेंस कोई भूल गया हो तो एक बार देख ले, ठीक है। मरकरी यानी कि अब हिंदी में एक बार हम कोशिश करते बताने की। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सीक्वेंस है, ठीक है। 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये मरकरी, वेनस और अर्थ फिर मार्स, ये 4 जो होते हैं सॉलिड होते हैं, ये 4 जो होते हैं ये गैशियस होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें अर्थ की किसके किसके बीच में है, तो ये वेनस और मार्स के बीच में, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में है, ठीक है। और इसको याद रखेंगे MVEM है, ठीक है। MVEM और जे सन। फिर ये इसमें कन्फ्यूज़न होता है अरुण वरुण हिंदी में, तो हो जाता है इंग्लिश में कन्फ्यूज़न होता है कि यूरेनस पहले या नेपच्यून कौन सा है। तो ये सन याद रखेंगे तो याद रहेगा ट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है, तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है। इसमें और कुछ खास बताने का नहीं है। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। देखिए राउरकेला जो ये स्टील प्लांट था, स्टील प्लांट काफ़ी उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार स्टील प्लांट थोड़ा सा देख लीजिएगा गूगल पे। तो अगर हम राउरकेला की बात करें, ये पहले तो कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। और ये किसके सहयोग से बना था ये पूछा गया है, तो ये जर्मनी के सहयोग से बना था। और ये फर्स्ट प्लांट था इंडिया का, जो मतलब फर्स्ट पब्लिक प्लांट था, सार्वजनिक जिसे कहेंगे, फर्स्ट पब्लिक प्लांट था स्टील प्लांट, जो कि जर्मनी के सहयोग से बना था। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। उसके बाद नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सबसे पहले की थी। तो देखिए सबसे पहले जो की थी, जो इसके लिए फेमस है, कौन सा सेशन, देखिए जो INC के सेशन हुए थे उसमें ये जो इसके लिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी सबसे पहले, इसके लिए फेमस है लाहौर का सेशन, ठीक है। लाहौर सेशन फेमस है। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1940 में, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा, 1940 में लाहौर सेशन में मांग की थी मुस्लिम लीग ने, सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। देखिए 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है किसके लिए, ये नमक सत्याग्रह के लिए जानी जाती है। देखिए अगर हम 6 अप्रैल 1930 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये डांडी मार्च हुआ था, ठीक है। डांडी मार्च हुआ था और क्या हुआ था, सॉल्ट लॉ यानी कि नमक कानून को तोड़ा था गांधी जी ने, ठीक है। सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। और ये था क्या लॉ, इसमें क्या हुआ था कि सॉल्ट पे टैक्स जो था वो इंक्रीज़ कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने। तो अब गरीबों की क्या होगी, गरीब क्या, नमक तो कितना बेसिक चीज़ है ना, इंसान हर कोई खाता है, तो गरीबों की बहुत मुसीबत होगी, इसलिए इसको तोड़ना ज़रूरी था। और ये इनका एक सत्याग्रह कि इन्होंने किया गांधी जी ने, और इसको साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बारे में देखिए कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ। कहाँ पे, डांडी जगह पे गए और वहाँ पर सॉल्ट बनाकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये एक सत्याग्रह था। इसके बाद काफ़ी स्टेट में अलग अलग जो है वो और भी सत्याग्रह स्टार्ट हो गए थे, अलग अलग तरह के शुरू हो गए थे ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। तो इसमें एक ये पूछा जाता और एक ये पूछा जाता है कितने मेंबर के साथ ये पूरी इनकी यात्रा थी, तो ये 78 इसमें मेंबर थे, ठीक है। 78 मेंबर थी। और ये कितने दिन चला था, ये 24 डेज़ चला था,
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। 24 डेज़ चला था, 78 मेंबर्स थे इसमें, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था। 6 अप्रैल को तो ये नमक बनाया था, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल तक ये चला था। और ये इन्होंने क्या किया था, नमक यहाँ पर कानून तोड़ा था। तो ये 24 डेज़ का ये पूरी इनका यात्रा थी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। देखिए अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जितने भी हुए थे में ये पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस पर आई बटन में आप एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने पूरा सीक्वेंस से जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो हमने लाइन से बताएं, काफ़ी सही वीडियो है, एक बार ज़रूर से देखिएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए असहयोग आंदोलन जो था ये 1920 में हुआ था। असहयोग रॉलेट एक्ट 1919 की बात है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि जलियांवाला बाग भी 1919 में है, बिल्कुल सही, 13 अप्रैल 1919 की बात है ये। मैसेक्योर कम्युनल अवार्ड जो है ये 1932 ईयर है। साइमन कमीशन जो है जो इंडिया आया था वो था 1928। तो ये कुछ ईयर्स हैं, ये धीरे धीरे याद हो जाते हैं, अभी बस सुनते रहिए, देखते रहिए। देखिए सबसे पहले रोलेट एक्ट हुआ था 1919, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये जलियांवाला बाग मैसेक्योर हो गया था, जिसमें जनरल ओ डायर थे जिन्होंने शूट करने का पूरा ऑर्डर दिया था, ये भी पूछा जाता है। तो वहाँ उसके बाद 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, यानी कि इसको क्या कहेंगे, असहयोग आंदोलन को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये 1920 में हुआ था। उसके बाद कम्युनल अवार्ड उसके बाद साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में, थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ साइमन कमीशन, फिर फिफ्थ कम्युनल अवार्ड। तो ये कुछ इस टाइप का क्रोनोलॉजी है इसकी 1932 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इससे महत्वपूर्ण घटना जो कि तुरंत बाद हुई थी, तो 1919 के फ़ौरन बाद कौन सी हुई थी, थोड़ा सा गलत हुआ है, थोड़ा सा गलत हुआ है। देखिए जलियांवाला बाग मैसेक्योर पहले हुआ था, ये फर्स्ट नंबर पे, फिर रॉलेट एक्ट हुआ था। और यहाँ पर यही पूछा गया कि फ़ौरन बाद कौन सा हुआ था, तो याद रखिएगा इसका बी है, रॉलेट एक्ट हुआ था, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन नहीं आएगा क्योंकि ये पहले हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेक्योर ये पहले हुआ था और फिर रॉलेट एक्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो देखिए जी के गोखले जो थे, इन्होंने कर्जन यानी कि लॉर्ड कर्जन जो था 1905 जिसने बंगाल डिवीज़न की करवाया था, तो ये जो था इसकी तुलना जो है, इसका कंपैरिजन औरंगज़ेब से किया था जो कौन था, मुग़ल एम्परर था। उसके बाद आता है चित्रकला की मुग़ल शैली को आरंभ किया था। देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आर्ट इसको लेकर, आर्ट कल्चर को लेकर, मुग़ल की अगर हम बात करें, मुग़ल एम्पायर की, तो एक आता है कि स्टार्टिंग किसने की, किसके थ्रू हुई। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा हुमायूं आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसका जो रेन था, जो ये बढ़ावा जिसको मिला, सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रही थी चित्रकला जो शैली थी ये, तो ये किस टाइम पे चल रही थी, ये चल रही थी जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। जहांगीर के टाइम पे एक था आर्टिस्ट मंसूर नाम से, वो बहुत फेमस है इसके लिए, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए एक बार हम सीक्वेंस की बात कर लेते हैं क्योंकि मुग़ल एम्परर की बात हुई है तो ये सीक्वेंस जाना ज़रूरी है। सबसे पहले कौन था, बाबर आया था, उसके बाद कौन था, हुमायूं था, उसके बाद अकबर था, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगज़ेब। तो कुछ इस टाइप का सीक्वेंस था, ठीक है, कुछ इस टाइप का सीक्वेंस था मुग़ल एम्परर्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो कहा जाता है, इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी सारी पोइट्री जैसे काव्य में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखा है अपना। तो और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे राजाओं के ये कोर्ट में रहे हैं, कोर्ट का टाइम इन्होंने देखा है, तो अमीर खुसरो हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हिंदी खड़ी बोली का जनक भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, वो हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है। तो देखिए लोथल पूछा गया है कि ये किस रिवर पर है। तो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो काफ़ी सारे थे, तो लोथल जो था वो भोगा रिवर पे था, ठीक है, भोगा रिवर, और ये कहाँ पे था, गुजरात में था, ठीक, गुजरात में था ऑब्वियसली। अब देखिए कि यहाँ से किसका हम लोग को मिलता है, गुजरात देखिए क्या है, कोस्टल एरिया है ना, वहाँ पर क्या पोर्ट के लिए फेमस है, यानी कि हिंदी में कहें तो बंदरगाह।
ठीक है। तो पोर्ट के यहाँ पर हम लोग को मिला कि यहाँ पर पोर्ट था उस टाइम पे। तो लोथल ये किस रिवर पे, भोगा रिवर पे, कहाँ पर है, गुजरात में। तो ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्यवीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था। तो देखिए तौल मान का प्रभारी जो था वो था पौतवाध्यक्ष, ठीक है। न्यायाध्यक्ष जो था ये कॉमर्स डिपार्टमेंट था, इसके पास कॉमर्स डिपार्टमेंट था, यानी कि हिंदी में कहें तो वाणिज्य वाला डिपार्टमेंट था। पन्याध्यक्ष के पास, सीताध्यक्ष के पास एग्रीकल्चर था, यानी कि कृषि वाला डिपार्टमेंट था, ठीक है, एग्रीकल्चर हो जाता है। सोनाध्यक्ष जो था ये था स्लॉटर वाला, सुना होगा, बूचड़ खाना जैसे कहता है, ठीक है। स्लॉटर वाला डिपार्टमेंट जो था ये सोनाध्यक्ष कहलाता था। और पौतवाध्यक्ष ये तौलमान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, ये क्या है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, ठीक, एक बुक है जिसमें ये बताया गया है कि पॉलिटिक्स क्या है, कैसे की जाती है, कुछ प्रिंसिपल हैं, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और कौटिल्य ने ये लिखी थी। कौटिल्य की, ध्यान रखिए, कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, विष्णुगुप्त। और एक और नाम क्या है, चाणक्य, चाणक्य नाम से पॉपुलर हैं, सब जानते हैं जिन्हें। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये इनके नाम हैं। और इनकी क्या बुक है, अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं, बल्कि किसके बारे में है, पॉलिटिक्स के बारे में है, कि राजा महाराजाओं को पॉलिटिक्स कैसे करना चाहिए, ठीक है। उनकी उसमें इन्होंने कई सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हमें क्या मिलता है, अभी भी इस टाइम पर भी हमें क्या मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे इसमें फैक्ट्स मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे फैक्ट्स मिलते हैं देखने को। तो ये क्या थी, एक शासन के सिद्धांतों की बुक थी। नेक्स्ट है महोदया किसका पूरा नाम है। देखिए महोदया नाम है कन्नौज का। अब ये कैसे है, देखिए कन्नौज का जो कन्नौज था, यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी के थे, यहाँ पर गुप्तास जो थे, गुप्तास राजा का ये एरिया था पूरा, ठीक है, गुप्तास राजा का एरिया था ये पूरा कन्नौज। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ये ऊपर उठा, यानी कि रेन जिसका हुआ, जिसका पूरा एक्सपैंड हुआ कन्नौज, तो ये कब, किस राजा के टाइम पे हुआ, ये हर्षवर्धन राजा के टाइम पे हुआ। तो हर्षवर्धन जब यहाँ पर था तो यहाँ पर कन्नौज पे इतना सब इम्प्रेस थे कि इसको नाम दिया गया महोदया, ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल नाम दिया गया महोदया। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, महोदया नाम दिया गया, तो ये किसका पुराना नाम है, कन्नौज का है। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कांडला जो है, यानी कि गुजरात, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ कच्छ है, यहाँ पर क्या है, कांडला किसके लिए फेमस है, ये है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, यानी कि ये क्या है, इंग्लिश में अगर कहें तो ये EPZ है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से इसका मतलब समझ में आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। देखिए लास्ट उसमें हमने बताया था SEZ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो उसी से रिलेटेड ये है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका EPZ बना था गुजरात में, एशिया का पहला EPZ ये गुजरात में कांडला में बना था। और ये इसी के लिए फेमस है। और ये है क्या, देखिए क्या होता है, जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, दूर दूर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसकी कई सारी वो प्रोसेस से होके गुजरती है, ठीक है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर, वहाँ पर उसका स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि दूर दूर कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो वो जो सारी वो पूरा एक जोन बनाया गया जहाँ पर कोई भी कस्टम ड्यूटी यानी कि पेमेंट वहाँ पर नहीं लगता है, विदाउट एनी पेमेंट। वहाँ पर क्या है, ये एक पूरा जोन बनाया गया था काफ़ी पहले, तो यहाँ पर ताकि प्रॉपर एक्सपोर्ट हो सके। तो यहाँ पर सारे प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे मशीनरीज हैं इससे रिलेटेड, और सारी पूरा ये एकदम पैक होकर सब क्या होता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये किसके लिए फेमस है, कांडला EPZ के लिए फेमस है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2020 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन कब से शुरू होगा। तो ये जो होगा ये 2021 से शुरू होना है। और ये कहाँ पर, देखिए ये चल कहाँ रहा है, ये कर्नाटका में नेवी जो है वहाँ पर इसका काम चल रहा है पूरा।
और ये फर्स्ट कौन सा है, एक और इससे क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट जोग्राफिकल, ठीक है, हिंदी में कहें तो भौगोलिक, जोग्राफिकल जो है, सॉरी, जोग्राफिकल जो है ये थिएटर कमांड है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, MTC, मैरीटाइम थिएटर कमांड, ठीक है। तो ये फर्स्ट जोग्राफिकल थिएटर कमांड है जो कि कर्नाटका में चल रहा है, और ये कब शुरू होगा, 2021 से होगा। उसके बाद है वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का, देखिए एशियन गेम्स ये सब पूछे जाते हैं, किनका आयोजन कब कहाँ, आगे के भी बता दिए जाते हैं, तो वो सब याद रखना ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन में वो पेपर में आता है। तो देखिए अगर हम 2034 की बात करें तो पहले देख लेते हैं एशियन गेम्स 2030, ठीक। 2030 जो है, देखिए 2030 और 2034 हम यहाँ पे दो की बात करेंगे वरना कंफ्यूज होंगे ज़्यादा बताएंगे तो। 2030 जो है ये कतर में होना है। कतर की कैपिटल क्या है, दोहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैपिटल की बात की गई इसलिए हम ये भी बताएंगे, कतर में होना है और कैपिटल दोहा है। और 34 वाला कहाँ होना है, ये रियाद में होना है, और रियाद किसकी कैपिटल है, सऊदी अरेबिया की, ठीक है। तो ये कुछ ध्यान रखिएगा बातें। तो 2034 वाला कहाँ होना है, रियाद सऊदी अरेबिया में। 2030 वाला कहाँ होना है, कतर दोहा में। एक और कतर में होना है, वो कौन सा होना है, फीफा होना है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो भी कतर में ही होगा। कौन सा वाला 2022 वाला, ठीक है। 22 वाला फीफा वर्ल्ड कप जो है ये कतर में होगा। 30 वाला कतर में होगा ये एशियन गेम, और 34 रियाद में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित की है। तो देखिए गोल्डन पिकॉक, ये जो पर्यावरण प्रबंधन ये जो अवार्ड मिला है ये किसको मिला है, ये मिला है सेल को, ठीक है। देखिए सेल, ये हमने बताया था, स्टील काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाइयों पर चल रहा है। क्यों मिला है ये इंपॉर्टेंट है, ये मिला है, देखिए स्टील प्लांट्स ये सब जो पावर प्लांट्स ये सब जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी यहाँ से होता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिमनीज़ वगैरह से धुआं निकलता है तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसको मद्देनज़र देखते हुए क्या किया है, एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड लेकर चले हैं जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है पूरा इन्होंने पूरा प्लांट तैयार किया है अपना, तो इस तरह से ये पूरा आगे इन्होंने बढ़ाया है। तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है 15 दिसंबर 2020 को, और ये इनको कंटिन्यूसली सेकेंड टाइम अवार्ड मिला है, ठीक है। इससे पहले भी इन्हीं को सेल को ही मिला है और ये सेकेंड टाइम अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा कंटिन्यूसली इनको 2 बार ये अवार्ड मिल चुका है, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट करके ये इंग्लिश में है कुछ। तो उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किए गए इसरो के नए SSA नियंत्रण केंद्र नेत्र का क्या कार्य है। देखिए इसरो के क्या है कि इसने क्या किया है, SSA जो नियंत्रण कंट्रोल करता है पूरा वो सेंटर उसने नेत्र चलाया है। तो ये स्टार्ट किया है। इसका क्या काम है, इसका जो अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में जो भी जितना भी डेब्रिस होता है यानी कि जितना भी मलबा होता है उससे कहीं हम लोग के सैटेलाइट को यानी कि जो इसरो के जो वहाँ पर सैटेलाइट जाते हैं उनमें उनको प्रोटेक्शन देना, क्योंकि वो लड़ जाएंगे उस सब हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, ख़राब होंगे। तो इसलिए वो ध्यान रखना। तो नेत्र का जो फुल फॉर्म है इसे अभी ध्यान रखेंगे तो याद आ जाएगा। देखिए नेट, इसका फुल फॉर्म है नेट से बस इतना ही है, नेटवर्क फॉर, ये अलग है, नेटवर्क एक साथ ना करिएगा। नेटवर्क फॉर इसके लिए स्पेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, टी से क्या है ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, TR से क्या है ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ए से एनालिसिस। तो ये है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो ये जो है नेत्र का फुल फॉर्म है और ये स्टार्ट किया गया है किस काम के लिए, कि स्पेस में जितना भी डेब्रिस है यानी कि जितना भी मलबा कूड़ा है वो जो हमारे सैटेलाइट गए हैं उनसे प्रोटेक्शन मिल सके, उसको पूरे टाइम क्या करना है, मॉनिटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा कब 6वीं यानी कि 6th भारत यूरोप संघ साइबर संवाद वर्चुअल। देखिए साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इसके लिए क्या होती है, इनके लिए भी समिट चलती रहती है इंडिया और अलग अलग कंट्रीज़ की। तो इंडिया यूरोप जो यूनियन है, EU जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर साइबर एक वर्चुअल समिट हुई। तो ये कब हुई,
ये भी 14 दिसंबर 2020 को हुई, ठीक है, 14 दिसंबर 2020 को हुई, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिसंबर 2020 में एशिया विकास बैंक भारत में उन्नत जैव ईंधन, देखिए इसको हम शॉर्ट में बताते हैं, देखिए ADB जो है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं, ADB, जिसकी क्या है जो कहाँ पर है, फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस के मनीला में है, ठीक है, फिलीपींस के मनीला में है ADB, और इसका हेडक्वार्टर है। और ये क्या करता है, इसका काम होता है कि जो भी मतलब कुछ भी मान लिया काम करना है, एक अच्छा काम करना है एनवायरनमेंट के लिए, कहीं भी कोई मदद करनी है, या जैसे कोई कंपनी जैसे पावर ग्रिड है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो जिनको किसी इसमें अपना लगाना होता है, पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो ADB का काम होता है कि लोन देना, ठीक है, किसी भी डेवलपमेंट काम में लोन देना, ये काम होता है मोटा मोटा, एक तो ये समझ लीजिए। तो इसने क्या किया, ये लोन देता रहता है और वो हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए ADB ने 5 मिलियन का लोन दिया है, $5 मिलियन का लोन दिया है, किसके लिए, एशिया क्लीन एनर्जी फंड के तहत, ठीक है। ये काम किसके लिए किया गया है, ताकि जो हमारा बायोफ्यूल डेवलपमेंट है उसमें टेक्निकल वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सके, ठीक है। तो बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए इसने क्या किया है, लोन दिया है, और ये किसके तहत पूरा होगा, ये होगा एशिया क्लीन एनर्जी फंड के थ्रू पूरा यूज़ किया जाएगा। और इसमें क्या है कि ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के साथ साथ एडा और नाबार्ड जैसे संस्थानों का साथ सहयोग करेगा, ठीक है। इसके इन्वेस्टमेंट में ये सब भी सहयोग देंगे, ठीक है, नाबार्ड वगैरह। इस नवीकरण ऊर्जा से खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा किए बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। तो क्या है कि इसमें क्या होगा, ग्रीन हाउस, क्योंकि ऑब्वियसली जो बायोफ्यूल डेवलपमेंट पूरा चल रहा है ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन हो रहा है ये कम हो सके। अभी हमने बताया था ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, तो वो एमिशन कम हो सके ताकि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो सके हमारे वर्ड से, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ टारगेट्स रहते हैं, तो उनके लिए हम काम करते हैं। तो ये बायोफ्यूल डेवलपमेंट के काम है। अब इसमें गलत कौन सा है और सही कौन सा है, तो देखिए सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। ये फर्स्ट गलत क्यों है इसको हम बताते हैं। इसमें इन्होंने दिया है कि 5 मिलियन बल्कि $2.5 मिलियन की $2.5 मिलियन की इसने क्या किया है, हेल्प की है, लोन दिया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको करोड़ में आए क्वेश्चन तो 18 करोड़, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, 18 करोड़ या $2.5 मिलियन। यहाँ पर M लिख देते हैं। तो ये कुछ है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, बाकी सब सही है, यानी कि 2, 3, 4 बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए रीजनिंग का है 105,110। देखिए हमें देखने से लग रहा है कि ये कैसे बनेगा, 5 का क्या होता है 25, यानी कि अगर हम 105 को 105 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 11025 मिल जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग ये क्या करना होगा, 109 इंटू 109 करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, अभी हम बताते हैं क्या मिलेगा, 1181 मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे, देखिए 81 तो होता ही है, ठीक है। तो यानी कि ये इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए इधर क्या होगा, एक 1 इधर आएगा, एक 1 इधर आएगा, यानी कि 1 हमारा बनेगा ऐड करने पे, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, रवि के पास 5 पेन है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये साफ नहीं लिखा है, इसलिए हम सुनिएगा ध्यान से। रवि के पास 5 पेन है, ये कह रहे हैं रवि के पास 5 पेन है, ठीक। सेकंड है, कक्षा में किसी और के पास 5 पेन नहीं है। ये क्या कह रहा है, क्लास में किसी और के पास 5 पेन नहीं है, ठीक है। रवि के पास 5 पेन है। अब इस कंक्लूजन सुनिए, कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास पेन है, ऐसा कुछ हमें नहीं पता लग रहा है इस स्टेटमेंट से कि और सभी विद्यार्थियों के पास पेन है, तो यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हम अपने मन से कुछ भी एजम्पशन नहीं करेंगे, जिससे हमें जो इससे पता लगेगा बस हम उसी पे फोकस करेंगे। सेकंड है, कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 5 पेन है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये क्या कह रहा है, कक्षा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। उसके बाद है, कुछ विद्यार्थियों के पास 5 पेन से ज़्यादा पेन है, ऐसा भी कुछ हमें इनसे पता नहीं लग रहा है, यानी कि भी गलत हो जाता है। फोर्थ कह रहा है, कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन है, ये बिल्कुल सही है। क्यों,
क्योंकि ये क्या कह रहा है, रवि के पास 5 पेन है, कक्षा में और किसी के पास पेन नहीं है, 5 पेन नहीं है, यानी कि एक के पास हैं, कौन है वो, रवि है। तो ये इस कंक्लूजन क्या कह रहा है, कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन है, यानी कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है, ऑड चुनना है, ऑड वन आउट। तो देखिए इसमें हमें देखने में पता चल रहा है कि 29 31 ये प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। 11 13 भी प्राइम नंबर है, 5 7 भी प्राइम नंबर है। यहाँ पर 47 प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है, ये 7 से डिवाइड होगा, इसलिए बाकी सब में प्राइम नंबर है और ये एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो इसलिए ये ऑड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह किस दिन आएगा, रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ था। देखिए इस टाइप के हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 11 अप्रैल ट्यूसडे है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 11 अप्रैल से चलना है, कहाँ तक चलना है, हमें 31 अगस्त तक चलना है। एक मिनट, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लाइन इसको फोकस करिएगा, हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है। अब देखिए अप्रैल में कितने होते हैं, 31 होते हैं डेज पूरे, तो 11 हम माइनस करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, सॉरी 31 नहीं 30 होते हैं, कन्फ्यूज़ हो गए, 30 होते हैं डेज, तो हम जब 11 माइनस करेंगे तो 19 डेज मिलेंगे। अप्रैल में हमें कितने मिले, 19 डेज मिले। उसके बाद मई में आएंगे, मई में कितने मिले हमें, 31 मिले। उसके बाद जून में आएंगे 30 मिले, जुलाई में आएंगे 31 मिले, और अगस्त पूरे 31 मिले, ठीक है, क्योंकि 31 अगस्त तक है। उसके बाद क्या करते हैं हम इनको, उसके बाद क्या करते हैं हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये सारे डेज को ऐड कर लेंगे, सम अप करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 142 डेज मिल रहे हैं, ठीक है, 142 डेज मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डे निकालने के लिए, तो टोटल डेज हो गए, तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, हम इसमें वीक अलग कर लेंगे। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 टू द 14 पूरा जाएगा, ठीक है, 7 टू द 40 जाएगा, और इधर क्या होगा, 2 डेज जो होंगे वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 2 डेज़ का मिलेगा। रिमाइंडर पे फोकस करना है, 2 डेज़, क्योंकि 7 से जब हम पूरा डिवाइड करेंगे उतने क्या हमें वीक्स मिलेंगे उतने। अब देखिए तो ये जो कॉमन एक वीक्स मिलेंगे उनमें ये ट्यूसडे, क्यों, क्योंकि 11 अप्रैल को क्या है, ट्यूसडे, यानी कि वो पूरा ट्यूसडे जाएगा। ट्यूसडे से जो आगे जाएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या है, 2 है, यानी कि ट्यूसडे से 2 आगे गए तो क्या मिला हमें, वेडनेसडे और थर्सडे, और हिंदी में थर्सडे को कहें तो गुरुवार, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब देखिए नेक्स्ट है, कृष्ण का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है, पहली बार वो 12:30, ठीक है, PM पर आता है, अगली बार वो 1:20 पे आता है, फिर 2:30 PM पे आता है, फिर 4 PM पर, उसके बाद कृष्ण राम कब आया। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, कितने टाइम के बाद कितना आ रहा है। तो देखिए 12:30 के बाद 1:20 पे आ रहा है, तो ड्यूरेशन कितना है, कितना हो गया ड्यूरेशन। तो देखिए हमें ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना ड्यूरेशन हमें मिल रहा है, 50 मिनट्स मिल रहे हैं, ठीक है, 50 मिनट्स मिल रहे हैं। उसके बाद 120 से 2:30, 120 से अगर हम 2:30 चलें तो हमें मिल रहे हैं 70 मिनट्स। उसके बाद 2:30 से 4 PM जो चलेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेंगे। तो देखिए ये जो डिफरेंस मिल रहा है हमें, ये कितने का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, 50 70 90। अब यानी कि फिर 20 अब नेक्स्ट कब मिलेगा, यानी कि और 20 मिनट्स के बाद मिलेगा, यानी कि 20 के 110 मिनट। तो अगर हम 4 PM से 110 मिनट ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट टाइम पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए अब ये 110 मिनट है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर लेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम 60 + 50 में स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, 6 5 क्या होता है, 11 होता है। तो देखिए 60 मिनट जो है हमारा पूरा एक 1 आवर हो जाएगा, यानी कि 4 PM के बाद 1 आवर मिल रहा है, यानी कि 5 PM + 50 मिनट। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, कौन सा, 5:50, ये 5:50 PM हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डिफरेंस देखना है कितने मिनट्स हमें लग रहे हैं हर स्टेप पे। तो हमें 20 मिनट्स का डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि 90 के बाद फिर 20 जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो वो 20 कितना हो रहा है, इतना। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसे 60 + 50 में स्प्लिट कर लिया, 60 बना लिया। 60 हमारा 1 आवर होता है, यानी कि 4 + 1 आवर 5 PM, और 5 प्लस ये कितना है
मिनट में, 50 मिनट्स हो गया। अब देखिए, यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है, नींबू को फूल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है, बहुत लंबा है, तो गुलाब को क्या कहा जाता है? देखिए लास्ट हमें मेन पढ़ना होता है, सो सिंपल वहाँ पर क्या करिएगा, लास्ट का पढ़िएगा। गुलाब क्या है? गुलाब क्या है? ऑनेस्टली देखें तो गुलाब क्या है? एक फूल है। फूल को देखिए, फूल को क्या कहा गया है? फूल को मछली कहा गया है। बस हमें इसी स्टेप तक रहना है और कहीं नहीं जाना है। गुलाब क्या है? गुलाब फूल है। फूल को क्या कहा गया है? मछली कहा गया है। मछली हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 22 फ़रवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 21-22 में किस जिले में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो देखिए ये कहाँ की गई है? मेरठ में। ठीक है, मेरठ किसके लिए पॉपुलर है? यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, खिलौनों के सामान के लिए। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि वहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, नए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। उसमें कितनी लागत लगानी है? 20 करोड़ रुपए की बात हुई। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित है? तो देखिए जो बाइडेन पहले वहाँ पे कौन थे? पहले वहाँ पे कौन थे? डोनाल्ड ट्रम्प थे, और वो किस पार्टी से थे? वो थे रिपब्लिकन पार्टी से। ठीक है, पर कौन जीते हैं? जो बाइडेन जीते हैं, जो किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। इसे ध्यान रखिएगा। बाइडेन, देखिए बाइडेन, डी आ रहा है, डे, बाइडेन और डेमोक्रेटिक। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। तो यहाँ पर हमारा ये 50 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसका आई बटन चेक कर लीजिएगा। इसमें हम जितने भी हम वीडियोस देंगे इसी से रिलेटेड जो होंगे स्टडीज़ के लिए उसी को देंगे, और एंड स्क्रीन पे एक बार देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो हमें इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लगेंगे वही हम सजेस्ट करेंगे देखने को। थैंक यू सो मच।